दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारा भाग 1 है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो हमारे इसमें आएंगे कितने 30 क्वेश्चन। कितने आएंगे 30 क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पैडागोजी यानी बाल विकास के 30 क्वेश्चन आते हैं। और अगर हमारा मेन सब्जेक्ट है तो उसके 60, और जो भी सब्जेक्ट है उसके 30 आते हैं। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये हमारी बाल विकास की। तो पहले आप सभी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलो, तो आज पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? जैसे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, वो किससे संबंधित है? तो इंद्रिय गति अवस्था से, या मूर्त संक्रिय अवस्था से, या पूर्व। देखो हमारा राइट आंसर यहीं मिल गया, क्योंकि वो क्या पूछ रहा, पूर्व प्रत्यात्मक काल पूछ रहा, तो वहाँ पूर्व ही आएगा, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। कौन सा? तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे, चलो आगे देखते हैं। इसका तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है क्या, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, देहिक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो हमारा ये अभिप्रेरक किस प्रकार का है? तो जैसे नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा का अभिप्रेरक, वो होता है हमारा क्या, आंतरिक अभिप्रेरक। क्योंकि हम जब कोई इच्छा कहते हैं कि हमें प्रशंसा कमाना है, हम अपने लिए हमें नाम बड़ा करना, नाम कमाना है, तो उसके लिए हम अंदर ही अंदर सोचते हैं, यानी आंतरिक प्रेरक होते हैं हम। तो हमारा पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर है हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं और तथा कुछ कमज़ोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? और आप सभी को बता दूं कि देखो, इसमें हमारा फर्स्ट पेपर भी हो जाएगा और सेकंड, दोनों पेपर हम लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि ये बाल विकास है। इसमें कठिन भी आएंगे क्वेश्चन, तो वो भी दूसरे पेपर के लिए बहुत सही है। और अगर सरल भी आ गए तो वो भी दूसरे पेपर में भी आते हैं और फर्स्ट में भी ज़्यादा आते हैं। इसलिए आपके लिए सभी हेल्पफुल हैं क्लासेस और सभी क्वेश्चंस, क्योंकि एक तो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो कि 2011 से 24 तक के लगवाए जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो किसी ने बताया था कि डायरेक्ट आंसर देते जाइए, क्योंकि आंसर आप पूरे क्वेश्चन पढ़ते हो तो टाइम लगता है। तो देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, आप अपने हिसाब से आंसर लगा लीजिए और मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व भिन्नता पर। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व भिन्नता पर हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं या कुछ जो काले हैं, कुछ लोग, यानी अन्य अन्य प्रकार के बताया जा रहा। तो इस कथन को किस सिद्धांत पर आधारित होगा? क्योंकि देखो भिन्नताएं बताई जा रही हैं, तो भिन्नताएं तो देखो इसमें भी है, लेकिन इसमें है क्या, व्यक्तित्व भिन्नता, ना कि बुद्धि लेंगे, ना कि बुद्धि पे जाते। तो हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व भिन्नता पर आधारित है, यह सिद्धांत है ना। फिर है समपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। समपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं क्यों? कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, या चलो डायरेक्ट आंसर बता दें, क्योंकि अभी तक हम आपको चारों आंसर पढ़ाते हैं, उसके बाद सही आंसर बताते हैं। तो अब हम आपको कम ही पढ़ाएंगे चारों आंसर, क्योंकि आंसर दे देंगे, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके होंगे और आप आंसर डायरेक्ट लगाना चाहेंगे। इसलिए पहले आप सोच लिया करो, फिर मैं बता दिया करूँगी। तो समपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए समपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, है ना। फिर है आगे, तो यहाँ पर है क्या, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो चिंतन शक्ति की जो विकास चलता है उसकी प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत हो जाएगा? जो निम्न ये दिए गए हैं, तो हम इनमें से एक ही बता देते हैं। वैसे तो ज्ञान व अनुभव है,
यथेष्ट अभिप्रेरणा है, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन है। लेकिन जो मुख्य है वो है क्या, गलत पूछ रहा वो। पहले तो ये सोचा करो गलत, क्योंकि ये सब सही है। ये जो गलत है वो है कम बुद्धि व ज्ञान, कम बुद्धि व ज्ञान। अगर कम बुद्धि और ज्ञान होता तो चिंतन शक्ति का विकास की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती। अगर कम बुद्धि व ज्ञान होता तो कैसे बढ़ती, इसलिए ये गलत है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर 4th हो जाएगा। फिर है आगे, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कौन सा कथन हो जाएगा, तो हमारा गलत देखना है, लेकिन ये सही है। जैसे वंशानुक्रम बालक का लिंग एवं शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान, जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान, तो हमारा ये सही लग रहा है। देखो, योगदान देना, निर्धारित करना और हमें ढूंढना है गलत, तो कुछ ऐसा देखो जो गलत देखे। तो इसमें से 4th ही बचा हमारा। इनमें रुचि, अभिव्यक्ति, पसंद, नापसंद तथा मानसिक की संवेदनाएं, भावनाएं समाहित होती हैं। नहीं, नापसंद क्यों इसमें समाहित हो जाएगी, और इसमें जैसे कि कुछ गलत संवेदनाएं क्यों पसंद सही में हो जाएंगी। इसलिए पहले तो यही सोच लो। तो हमें गलत ढूंढना है, तो गलत हमारा 4th ही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 4th है। फिर है, निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। ये भी हमें गलत ही देखना है, क्योंकि नहीं, रचनात्मक आकलन होता है तो उसमें एक उपयुक्त उपकरण नहीं कौन सा है, यानी जो नहीं है। तो दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा, प्रश्न व खेल। तो देखो, हमारा जो रचनात्मक आकलन होता है ना, उसमें मौखिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, प्रश्न व खेल भी पूछे जाते हैं, और अवधि परीक्षा भी उसमें पूछी जाती है पेपर में। आप सभी ने देखा ही होगा कि उसमें मौखिक पूछ लिए जाते हैं और प्रश्न व खेल भी उसमें लिखे रहते हैं। अवधि परीक्षा कितना समय लगेगा, क्या होगा, ये सब। और दत्त कार्य नहीं पूछा जाता है। तो क्या माना जाएगा हमारा, ये दत्त कार्य राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पूछ रहा वो, है ना। विज्ञान में मूल्यांकन, क्या, विज्ञान में मूल्यांकन। तो पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। और आगे, अभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, या केवल सभी पढ़ने की वैसे भी जो होती हैं वो पूछ रहा। विज्ञान में मूल्यांकन, विज्ञान का मूल्यांकन यानी विज्ञान में मूल्यांकन, तो उसमें राइट हो जाएगा हमारा 3रा, क्योंकि सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें विज्ञान में जो मूल्यांकन है वो सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा 3रा हो जाएगा। फिर है आगे, तो बुद्धि समावेश करती है, किसका करती है, जो बुद्धि है वो समावेश किसका करती है, अवसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का, विचारशील चिंतन का। तो जो बुद्धि समावेश करती है वो करती है अभिसारी चिंतन का। बुद्धि समावेश करती है किसका, अभिसारी चिंतन का, यानी 2रा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, दुर्बलीकरण बाधा है। दुर्बलीकरण क्या है, बाधा है। तो शारीरिक स्तर पर है, किस पर है ये पूछा जा रहा, या सामाजिक या शैक्षिक। जो दुर्बलीकरण है वो बाधा होती है क्या, कार्यात्मक स्तर पर, कि मतलब किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है उस पर दुर्बलीकरण बाधा होती है ना। तो हमारा 2रा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। कौन सा निम्न है, देखते हैं आगे। पियाजे की जो संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं हैं उसका क्रम देखते हैं अब क्या है। तो देखो, इसके क्रम में अगर हमने थ्योरी पढ़ी है तो देखो, कोई क्वेश्चन पढ़ने की, इतने ज़्यादा विकल्प पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पहले तो आप ही आंसर लगाइए, फिर मैं बताती हूँ। और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पढ़ना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है। लेकिन थ्योरी पढ़ना आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुक्के से काम बहुत कम चल पाता है। और अगर तुक्के से थोड़ा बहुत काम चलाना भी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव होते हैं उन्हें तो ज़रूरी ही देखना पड़ेगा। तो इसमें राइट आंसर देखो कैसे जान सकते हैं। इसका पहला है संवैधानिक गामक और पूर्व संक्रियात्मक, ये सभी ठीक है। तो पहले जो पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था आती है वो आती है क्या, संवेदनात्मक गामक। तो देखो,
ये 2 तो वैसे भी काट दो क्योंकि पूर्व संज्ञानात्मक काल नहीं आता, पहले ये दोनों आते। ठीक है, ये दोनों ले लो, हम दोनों ले लेते हैं। फिर आगे इधर है कालमूर्त, इधर है काल पूर्व, फिर इधर है संज्ञानात्मक काल, फिर पूर्व संज्ञानात्मक औपचारिक संक्रियात्मक काल, और इधर क्या है औपचारिक संख्यात्मक, दोनों सही है इधर लास्ट में। अब बीच में क्या गड़बड़ी है वो देखना हमें। ठीक है, तो इधर क्या है मूर्त संक्रियात्मक काल, इधर क्या है इसके तुरंत बाद इधर है पूर्व संक्रियात्मक काल। देखो इधर ही गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि जो इधर गामक अवस्था आ जाती, फिर पूर्व संक्रियात्मक काल आता है, फिर आता है मूर्त, फिर आता है क्या मूर्त संक्रियात्मक काल, फिर आती है हमारी औपचारिक अवस्था। क्योंकि जो हमारी 13 से ऊपर होती है वो होती है औपचारिक अवस्था, और जो हमारी जैसे कि 1 से 3 या 6 तक होती है वो संवैधानात्मक होती है। फिर बीच में पूर्व आ जाती है, जो हमारी 13 से पहले होती है वो हो जाती है मूर्त। जो बालक होते हैं ना, जो हमारी कक्षा 8 9 10 इस प्रकार टाइप के, तो उसमें मूर्त संख्यात्मक अवस्था आ जाती है। इसलिए हमारा दूसरा राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि जिसने थ्योरी पढ़ी है वो समझ सकता है, इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। समावेशित और ये बता दूं आपको कि थ्योरी बहुत से सर पढ़ा रहे हैं, आपको सचिन सर पढ़ा रहे हैं और आपको तो बहुत सर पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर केवल बाल विकास की थ्योरी पढ़ सकते हो। और अगर आपको 6 to 8 NCERT पढ़ना है तो वो इस पर पढ़ाई जा रही है चैनल पर। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब हमें देखना है गलत कौन सा है, कौन सा समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में गलत ढूंढना है। तो गलत देखते हैं कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, क्योंकि समावेशित विद्यालय योजना देखना है तो समानता की भावना, विकास, धनात्मक आत्मसम्मान या विशेष बाल को देखो सही है हमारा आचरण उठाना। कौन सा? तीसरा, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। क्या? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनमें जो हीनता की भावना होती है उसका विकास करना क्या योजना संदर्भ में ये देखो पहले तो आपको यही बता दूं कि आपने पता नहीं कौन सा आंसर लगा लिया, इसमें गलत पूछ तो रहा समावेश विद्यालय योजना पर कथन गलत ढूंढना है, क्योंकि आप पढ़ सक रहे होंगे। देख लो, समानता की भावना का विकास सही है, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास सही है, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, ये सही वाक्य है क्योंकि उसके तहत सही है। यही हमारा गलत है, क्योंकि बच्चों में आत्महीनता की भावना क्यों विकास करना है इसका? बच्चों में आत्महीनता का विकास तो करना ही नहीं, तो गलत बड़े हो ही गया हमारा, तो वो सारा क्वेश्चन गलत हो गया, यानी यही सही है तीसरा। फिर चिंतन अनिवार्य रूप से है ये क्या है? चलो डायरेक्ट आंसर देते जाते हैं क्योंकि टाइम लंबा हो जाएगा अगर ऐसे पढ़ाएंगे, इसीलिए बहुत सी वीडियो में जल्दी आंसर दे देते हैं आप सभी को। चिंतन अनिवार्य रूप से है क्या है? भावनात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? मनोगतिक प्रक्रिया। क्या है? मनोगतिक प्रक्रिया है ना, 4th हमारा राइट आंसर है। फिर है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है कार्ट-लेविन ने, C.T. मॉर्गन ने, लियोन ने, हेनी ने। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है कार्ट-लेविन ने। किसने? कार्ट-लेविन ने दिया था। फिर है पद संवेगात्मक क्रांति। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से। तो जो संवेगात्मक क्रांति है वो जुड़ा हुआ है किस अवस्था से? अधिक। तो अधिक जुड़ा हुआ है वो किससे? किशोरावस्था से। किससे जुड़ा होगा? किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है आगे, तो आगे है क्या? किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वो किया था किसने? अल्फ्रेड वेने ने, या हार्वर्ड ने, या फ्रांसिस ने, या B.S. ब्लूम ने। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने किया था प्रतिपादित। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। फिर है निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो निचली यानी नीची कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को
प्राथमिकता किसकी देनी चाहिए? पहले व्याख्यान विधि को प्राथमिकता देना चाहिए, या दंतकाय विधि को, या समूह चर्चा को, या कहानी कथन को? तो देखो राइट क्या हो जाएगा, ना ही व्याख्यान बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि वो पैसे भी छोटी कक्षा में है, वो क्या समझेंगे आपका व्याख्यान, और क्या दंतकाय और क्या समूह चर्चा? उनको तो बताना है कि समूह चर्चा होती कैसी है, व्याख्यान होते कैसे हैं, तो उन्हें किसके द्वारा समझाए जाएंगे? कहानी या कथन, इन्हीं के द्वारा समझाया जाएगा ना, क्योंकि वो छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें इसके द्वारा समझाना उचित माना जाएगा, है ना। फिर है आगे, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? जो युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? वो अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, या पठन गति व प्रभाव में कठिनाई? तो देखो, या विचारों को समझने में कठिनाई, या निरंतर स्पेलिंग निरंतर में कठिनाई? तो देखो वो पूछ रहा द्योतक नहीं है, युवा अधिगमकर्ताओं में पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं हो, तो वो पठन गति व प्रभाव में कठिनाई। किस में? पठन गति व प्रभाव में कठिनाई राइट आंसर माना जाएगा। कौन सा? दूसरा। नहीं का भाई नहीं सही हो जाता है। फिर है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वह कौन सी हो जाती है? जो मानव है ना, उसके विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वह कौन सी होती है? शेषावस्था, किशोरा, प्रौढ़ा? तो राइट है हमारी कौन सी? बाल्यावस्था। सुनहरी अवस्था कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था हो जाएगी हमारी मानव विकास की अवस्था में। तो राइट आंसर हमारा दूसरा माना जाएगा। फिर है आगे, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, तो वो कौन हो जाएगी? आमने सामने अंतःक्रिया करना, या व्यक्तित्व जवाबदेही करना, या कार्यों पर जोर देना, या शिक्षक केंद्रित? तो देखो जो अंतःक्रिया जो हमारी सीमा में नहीं है, है ना, पूछ क्या रहा? वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, जो सहयोग ही नहीं कर रही। शिक्षक केंद्रित, क्योंकि ये सहयोग ही नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शिक्षक केंद्रित नहीं है कोई विशेषता, बालक केंद्रित है, तो हमारी ये गलत हो जाएगी, गलत ही पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारा फिर फोर्थ हो जाएगा। गलत का भाई गलत। फिर सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? ये भी सृजनात्मकता में गलत क्या है, कौन सा इसमें विकल्प गलत माना जाएगा वो देखना है। तो देखो सृजनात्मकता में लचीलापन भी होता है, सार्वभौमिक प्रत्यय भी होते हैं, और इसमें अहम का समावेश भी होता है। होता क्या नहीं है? तो सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, ये नहीं होता है। सृजनात्मकता और बुद्धि साथ साथ क्यों? वो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, साथ नहीं चलते हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट ही गलत हो जाएगा। फिर है आगे, एक सिद्धांत के रूप में निर्मतिवाद क्या है? भूमिका पर केंद्रित होना, ये सही है। और फिर है क्या? सिद्धांत के रूप में निर्मतिवाद देखना है हमें। फिर है रटने व प्रत्यक्ष को जोर देता है, नहीं है, गलत है। शिक्षक की भूमिका प्रधान पर जोर देता है, गलत है। ये सभी सही ढूंढना है हमें। देखो ये भी गलत है, भूमिका पर केंद्रित नहीं होता है। राइट हमारा ये है, क्वेश्चन के अनुसार राइट हमारा दूसरा है, क्योंकि अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे है, तो आगे देखते हैं कि अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए क्यों कठिन होता है? क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते, या फिर अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते हैं, या अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं, या निर्णय करने के लिए कमजोर। तो जो हमें सही लग रहा है ना, जो सही लग रहा है वो क्वेश्चन है फर्स्ट, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं हो पाते हैं, तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर माना जाएगा। फिर है इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अभावों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अभावों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? तो इरफान के साथ आप क्या करेंगे? खिलौनों के साथ खेलने नहीं देंगे, या उसे संदेह कड़ी नज़र उस पर रखेंगे, या उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए, या
उसकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा? तीसरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो उसकी जो जिज्ञासु प्रकृति है उसको बढ़ावा देंगे कि बेटा ये चीज़ अच्छी है, और उसके साथ ही क्या करेंगे? उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। जो उसकी बहुत अच्छी ऊर्जा है ना खेलने कूदने की, तो उसको मैं क्या हम अलग चीज़ करेंगे कि उसको दिशा बदल देंगे कि बेटा ये दिशा नहीं, ये बहुत रोचक है। तो बस उस प्रकार से हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप सभी जानते होंगे जिसके बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के द्वारा आप आराम से बाल विकास कर ले जाओगे अगर बच्चे आपको अच्छे से पढ़ने आते हैं तो। एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं या पूरा करते हैं तथा संदेह विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है श्रव्य दृश्य शिक्षण की या टोली शिक्षण की या दृश्य शिक्षण की या व्यक्तित्व शिक्षण की। तो यह विधि मानी जाएगी किसकी? टोली शिक्षण की। किसकी मानी जाएगी? टोली शिक्षण, क्योंकि वो योजनाएं बनाते हैं, 2 से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, तो इसलिए दूसरा हमारा राइट आंसर माना जाएगा। फिर है व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है: सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावनात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो जो व्यवहार संवेगात्मक पहलू संबंधित है वो है सीखने के भावनात्मक पक्ष से। किससे? सीखने के भावनात्मक पक्ष से, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है। यही गलत हो गया। अच्छा विद्यालय वह नहीं होता है जो कड़ी प्रतियोगिता कराए, है ना, और जो अनुभव करे कि बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तित्व रूप से सीखे, ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे का सहयोग रहता है और खुशी भी रहती है, तो ये भी गलत हो गया। फिर है जो बालक के सामाजिक सशक्तिकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो देखो एक अच्छा विद्यालय वह है जो बालक के साथ सामाजिक स्थिरीकरण भी समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, है ना। तो बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है और उनकी प्रगति भी होती है। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। कौन? समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए, मन प्रश्नोत्तर के लिए। तो यह तरीका उपयुक्त नहीं है। कौन? प्रदर्शन के लिए। किसके? प्रदर्शन की, यानी तीसरा राइट आंसर है। फिर है जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं, जब कोई एक क्षेत्र का अधिगम हो जाए और दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करने लगे तो उसे क्या कहेंगे? अधिगम का धनात्मक आंतरण या ऋणात्मक या शून्यतरण या परमांतरण। तो राइट आंसर वही होगा ना कि अधिगम का धनात्मक आंतरण, क्योंकि ये को 2 मिलके तो बहुत होते ना, यही से समझो आप, प्लस से प्लस जोड़ेंगे तो धनात्मक ही होगा ना हमारा, तो उसे धनात्मक आंतरण कहेंगे, यानी पहला राइट आंसर है। फिर आगे हमारा अंतिम और लास्ट, क्योंकि 30 क्वेश्चन कराते हैं तो जैसा कि आप सभी को बता दिया गया था, तो तीसरा लास्ट में क्वेश्चन है। तो उससे पहले आप सभी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस और सभी को शेयर कर दीजिएगा। और एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा हो जाएगा? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान या अच्छा संप्रेषण या कौशल, अच्छा संस्पेशल कौशल या विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना या प्रभावी नेतृत्व का गुण। तो देखो आप सभी मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आप सभी को करूँगी बहुत अच्छी वीडियो और सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाऊंगी, इसलिए आप सभी को शेयर कीजिए धनाधन। तो आप सभी को बहुत अच्छी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी और आपको बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियो होगी पेपरों में, है ना, एग्जाम हॉल के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा कि अच्छा संप्रेषण कौशल। क्या? अच्छा संप्रेषण कौशल एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है ना, यही होगा ना हमारे सबसे अच्छे शिक्षक का गुण। तो दूसरा राइट आंसर है। यहीं पर हम क्लास समाप्त करते हैं और क्लासेस आ रही हैं, आप सभी जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए और ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।